So in this class, what I'm telling you the particular strategy, especially for UGC नेट की, जो UGC नेट का जो स्ट्रेटेजी है, कैसे उसे हमें तैयारी करना है, या क्या क्या चीजें हैं, या हाउ टू क्रैक यूजीसी नेट, यूजीसी नेट को कैसे क्रैक किया जाए, उस क्या क्या आप कह सकते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए, किन किताबों को पढ़ना चाहिए, जिसकी वजह से आप उसे क्रैक कर सकते हैं। एक चीज बहुत बेसिक पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि व्हेन आई टॉक अबाउट यूजीसी नेट, देन रिमेंबर दैट कि जो पूरा सिलेबस है इट्स लाइक द ओशन, यह एक समुद्र जैसा है। और समुद्र में अगर हम सोचे कि हम उसमें जा करके, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू टेक अ डीप एंड कम आउट, दैट्स नॉट इजी। कोई ये सोचे कि समुद्र में जाके गोता लगा ले फिर वहां से बाहर निकल आए, तो ये चीज संभव नहीं है। हमें हर चीज को काम करने के लिए लेकर के हमें प्लानिंग बनाना चाहिए, एक स्ट्रेटेजी होगा, प्लानिंग होगा, वी हैव टू चॉक आउट प्लान। तो वो चीजें आसान हो जाती है। अगर घर में एक छोटा सा मतलब अगर हमें घर को चलाना है या घर के जो खर्चे हैं, तो उसका भी आदमी एक प्लानिंग बनाता है कि हाँ इस तरह से, इसी तरह अपने करियर का भी एक आदमी प्लानिंग बनाता है, इसी तरह से जो उसका एग्जामिनेशन होता है उसको भी लेकर के उसकी एक प्लानिंग होती है। सबसे बेसिक बात तो यही है कि मेरी अपनी नजर में, इफ एनीवन इज प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, इफ एनीवन हैज डन एमए सीरियसली, अगर मतलब विथ अगर अच्छे ढंग से उसने किया हुआ एमए को, तो उसको एमए करने के बाद भी आई आई थिंक एटलीस्ट उसको कम से कम अपनी लाइफ का 6 से 7 घंटे देना चाहिए फॉर यूजीसी नेट। मीन्स एनी वन वेदर दैट इज शी और ही, इफ ही हैज या शी हैज डन एमए बहुत पैशनेट के साथ अगर किसी ने किया है, तो कम से कम 6 से 7 घंटे उसको उसको देना चाहिए। दूसरा चीज है कि ये जो 6 से 7 घंटे देना चाहिए, किन हेड्स में भी देना चाहिए। सबसे पहला जो हेड्स बनता है वो क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। व्हेन आई टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, then remember that it covers the period from एंग्लो सैक्सन पीरियड। एंग्लो सैक्सन पीरियड 450 से शुरू हुआ था, 450 से लेकर के पूरा का पूरा पोस्ट मॉडर्न एज, जिस एज में हम रह रहे हैं, इवन सम पीपल से दैट द पोस्ट कॉलोनियल एज, की पोस्ट कॉलोनियल एज है। इवन सम पीपल से नो पोस्ट ट्रूथ एज है, तमाम शब्द यूज किए जाते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कौन सा पॉइंट है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और ये जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, फ्रॉम एंग्लो सैक्सन टू पोस्ट मॉडर्न एज या पोस्ट ट्रूथ एज। अब सवाल ये उठता है कि इस हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में क्या पढ़ा जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि पूरा अगर कोई किताब 600 पेज की है तो उस 600 पेज की पढ़ी जाएगी, या अगर जो है कोई आप कह सकते हैं टेक्स्ट ऐसा है जो बहुत, आप कह सकते हैं कि बहुत डिटेल में है, तो उसको सारी चीजें कवर हो जाए। नो, नॉट एट ऑल। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का मतलब कि इट्स अ सरफेस स्टडी of the age or the journey of English literature as it bloom। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपको ये बताती है कि जो इंग्लिश लिटरेचर का जो जर्नी था, जो उसकी यात्रा थी, जो उसका ब्लूमिंग था, वो कहाँ से चला और कहाँ पे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे जाके खत्म हो रहा है, या अभी भी इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट्स अ डायनेमिक सिचुएशन, नॉट द स्टेटिक वन। आज भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में चीजें जुड़ती जा रही हैं। तो ऐसी चीजों को क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहला चीज की, रमा भी जुड़ी हुई है। शी इज अ गुड स्कॉलर, शी हैज कंप्लीटेड हर पीएचडी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, और हमारी बहुत अ, बहुत पहले से हमारी स्कॉलर रही है। तो इन्हें भी ये सारी चीजें पता है कि हाँ क्या है कैसे है। लेकिन इस पार्टिकुलर पॉइंट को लेकर के जब मैं बात करता हूँ कि अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन प्रिपेयर करने जा रहे हैं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग एनी एग्जामिनेशन, आपको हमेशा ये माइंड मेकअप करना है कि बगैर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के चीजें आसान होने वाली नहीं है। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, केवीएस, एनवीएस, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का, डीएसएसबी का होगा, एनी कमीशन, एनी आप कह सकते हैं स्टेट का एग्जामिनेशन आप जा रहे हैं, या कोई भी कोर्स आप अगर आप प्रिपेयर करने जा रहे हैं, वेदर यू आर डूइंग बीए, वेदर यू आर डूइंग एमए, वेदर यू आर गोइंग टू अपीयर इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, अगर आप सिविल सर्विसेज में भी अपीयर होते हैं, विदाउट knowing the basic concept of history of English literature, you can't clear, you can't crack।
तो उसमें करना क्या है? सबसे पहला, किसी भी एज को समझने के लिए ये जरूरी है कि उसकी क्रोनोलॉजी क्या है। जो एज है कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ तक चल रहा। फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट द क्रोनोलॉजी, कि एंग्लो सेक्शन है तो 450 से 1066 क्यों रखा गया, एंग्लो कौन थे, सेक्शन कौन, छोटी बात है। फिर एंग्लो सेक्शन में या उस पीरियड में इंग्लिश लिटरेचर क्या क्या सिचुएशन थी, व्हाट वाज द ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स इन इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर का ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स क्या था, उसके बारे में हमें जानना चाहिए। इंदु मैडम भी जुड़ी हुई है, एंड इंदु मैडम इज फ्रॉम कानपुर, वो भी हमारे साथ ही पढ़ा रही है कानपुर यूनिवर्सिटी। चेक करा रहा हूँ कि रमा आज हम लोगों के साथ वंदना जी आजमगढ़ से एक जुड़ी हुई है। शी इज इंटरेस्टेड टू प्रिपेयर यूजीसी। इनका कल या परसों फोन आया था मेरे पास, तो उसको लेकर के बात हो रही थी। तो अभी थोड़ा सा मैं उस पर बात करूं, बाकी मैं क्लास पर आ रहा हूँ। तो एक चीज ये है कि इफ एनी वन इज गोइंग टू प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट या कोई भी एग्जामिनेशन, वेदर यू ऑल आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर टू अपियर इन यूपीएचईएससी, दैट्स हैज द डेफिनेट सिलेबस, बट रिमेंबर दैट कि उसके साथ साथ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्यों जरूरी है। उसमें आप देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जो एज है उसका डेट, उसकी क्रोनोलॉजी, और इम्पोर्टेंट चीज उस एज में क्या हुआ था। एक तो ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स क्या था, इंपॉर्टेंट राइटर्स कौन से थे। एंग्लो सेक्शन में कोई बड़े इंपॉर्टेंट राइटर वहां पे नहीं है, केवल एक चीज पढ़ना पड़ता है, वो कौन सी चीज होती है, दैट वाज यू कैन से कि बीओल्फ को लेकर के। और एक सेक्शन के बाद तो आपका द मिडिल एजेस आता है। द मिडिल एजेस उसमें आता है जो है एंग्लो नॉर्मन पीरियड है, जो 1066 से 1350। दूसरा एज आपका एज ऑफ चौसर है। तीसरा आपका डार्क मिडिल एज है। यहाँ से भी जो क्वेश्चंस आते हैं सारे क्वेश्चन चौसर को लेकर के आएंगे, चौसर, उनके वर्क, उनका टाइम, और थोड़ा सा कहाँ से आता है, मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले, मोरालिटी प्ले, इंटरल्यूड और जॉन वाइक्लिफ। तो इस एज में भी जो द मिडिल एजेस है, जो 1066 से लेकर के 1450 तक आया हुआ है, द मिडिल एजेस, जिसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है। द मिडिल एजेस का पहला हिस्सा एंग्लो नॉर्मन पीरियड 1066 से 1350, फिर एज ऑफ चौसर 1350 से 1400, फिर डार्क मिडिल एज 1400 से 1450। तो चौसर के नाम पर अगर एज का नाम किया जा रहा है, जिसका मतलब चौसर वॉज लीडिंग पोएट, हमें तुरंत नॉक करना चाहिए कि अगर के नाम पर एज, he was the leading poet, father of English poetry, father of individual and type character। उन्होंने हीरोइक कपलेट का इंग्लिश लिटरेचर में यूज किया। इट मीन दैट कि क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, वहां से क्वेश्चन आएगा, ये हमें माइंड मेकअप कर लेना चाहिए। उनका कैंटरबरी टेल्स, लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, जो भी उन्होंने और चीजें की हुई है। इसी तरह से मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले, मोरालिटी प्ले, इंटरल्यूड, जो ड्रामा का उस समय शुरुआत हुआ था, चर्च और चर्च के जो चर्च में सर्विसेज दे रहे थे, उन्होंने दे प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा। तो वहां से क्वेश्चन, जॉन वाइक्लिफ का कंट्रीब्यूशन प्रोज के फील्ड में था, वहां पे हम देखते हैं। उसके बाद का जो एज आता है, एज ऑफ रिवाइवल के नाम से जाना जाता है, जिसे हम रिनेशा भी कहते हैं। लेकिन इस एज ऑफ रिवाइवल को पहले शुरू में हमें 100 हिस्सों में, सॉरी, 100 साल का पीरियड बांटना है। 100 साल का एज ऑफ रिवाइवल 1450 से 1550। ये जो एज ऑफ रिवाइवल 1450 से 1550 तक का रहा है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो दो दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा एज ऑफ रिवाइवल में, कि ये जो एज ऑफ रिवाइवल किसी शख्सियत के नाम पर नहीं रखा गया। जैसे एज ऑफ चौसर, चौसर के नाम पे रखा गया। द मिडिल एज समझ में आता है कि वो मिडिल एज का था, उसमें छोटे छोटे। लेकिन जो एज ऑफ रिवाइवल है, ये किसी शख्सियत के नाम पर, किसी पोएट के नाम पर, किसी ग्रेट पर्सनालिटी के नाम पर नहीं रखा गया। इसका मतलब कि कोई एक बड़ा मूवमेंट हुआ था जिसको रिनेशा या रिवाइवल कहा गया। तो ये जो एज है, इसमें एक बड़ी तब्दीली आपको नजर आएगी। यू फाइंड अ बिग चेंज इन दिस एरा। तो हमें जो भी टाइटल रखी गई है, वह कुछ बताती है, वह कुछ सिग्नल देती है, वह कुछ क्लू देती है। हमें उस टाइटल को भी समझने की कोशिश करना चाहिए। अब जब आप एज ऑफ रिवाइवल की बात करते हैं, तो इस एज ऑफ रिवाइवल में जो 1450 से 1550 तक है, उसमें रिनेशा जो मूवमेंट था, इसके साथ साथ उसके पहले जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट था। रिनेशा क्या है, रिफॉर्मेशन क्या है, उसका लिटरेचर पर क्या असर पड़ा। रिनेशा की जब आप बात करते हैं,
तो उसमें पेट्रार्च का नाम, दांते का नाम, विलियम कैक्सटन जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था, उसके अलावा जो आपके मॉर्डी आर्थर, मेलोरीज का मॉर्डी आर्थर रहा है, उसका अगर आप देखते हैं, गार्बर्डक जो पहला इंग्लिश का ट्रेजिडी था, उसके अलावा अगर आप देखते हैं पहला इंग्लिश का कॉमेडी राल्फ राइस्टर डाइस्टर रिटन बाय निकोलस वुडल। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई आदमी नाम ले तो इतनी प्रिपरेशन आपकी हो, ये सारी चीजें तुरंत नाक कर जाए कि इतनी सारी चीजें इस एज में आई थी। 100 साल का पीरियड है, तो इस 100 साल के पीरियड में सोनेट की बात हुई है, ट्रेजिडी की भी बात हुई है, कॉमेडी की भी बात हुई है, तमाम डिस्कवरी साइंस के फील्ड में हुआ था, ज्योग्राफी के फील्ड में हुआ था, कोलंबस, वास्को डी गामा, तुर्कों का अटैक कॉन्स्टेंटिनोपल पर। तो ये जितनी भी बेसिक बातें हैं, या जैसे गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया, कापरनिकस और टालेमी का जो नाम रहा है, वो सब चीजें तुरंत माइंड में आना चाहिए कि ये सब चीजें कहाँ हुआ था, एज ऑफ रिवाइवल में हुआ था। उसके बाद आप एलिजाबेथन एज में आते हैं। जब आप एलिजाबेथन एज में आते हैं, देन व्हाट डू यू फाइंड इन एलिजाबेथन एज? यू फाइंड कि लिटरेचर अपने में अगर कहा जाए कि इंग्लिश लिटरेचर का यह गोल्डन ईरा था, या स्वर्ण युग अगर वर्ड यूज किया जाए, क्योंकि यू फाइंड शेक्सपियर, यू फाइंड फ्रांसिस बेकन, यू फाइंड आपका एडमंड स्पेंसर, यू फाइंड सर फिलिप सिडनी। ये तो चार बड़े नाम मैंने लिए, लेकिन और भी लोग रहे हैं। उसके पहले एक लिटरेचर में एक बहुत और इम्पोर्टेंट चीज आता है, यूनिवर्सिटी विट, जहाँ से क्वेश्चन आता है कि वो जो 7 स्कॉलर्स थे जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्टडी किए हुए थे, और वे लैटिन स्कॉलर्स थे, दे ट्रांसलेटेड सो मेनी ब्यूटीफुल बुक्स फ्रॉम लैटिन इनटू इंग्लिश। उनकी कंट्रीब्यूशन को, चाहे थॉमस लॉज का रोजालिन रहा हो, चाहे थॉमस नैश का अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर रहा हो, चाहे आपका क्या कहते हैं कि मतलब इस तरह की क्रिस्टोफर मार्लो की बात अगर आप कहते हैं, जॉर्ज पील की बात आप करते हैं, जिसकी भी आप बात करेंगे, तो वहां पे भी आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। एनी एग्जामिनेशन, मैं आज के सिलेबस में ये नहीं बात कर रहा हूँ कि एक्चुअली में यूपीएससी में क्या है, लेकिन एक मैं क्लू ये देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी एग्जामिनेशन में अगर आप जा रहे हैं, तो ये माइंड मेकअप आपको करना पड़ेगा कि यहाँ से चीजें आ सकती आती है। उसके बाद ये बताने की जरूरत नहीं कि शेक्सपियर का एक ब्रॉड स्टडी जो उनकी इंपॉर्टेंट वर्क है, ऐसे ही स्पेंसर का, ऐसे ही आपको जो है फ्रांसिस बेकन का एसेस को लेकर के, ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर। और यही सारी चीज जब भी ब्रिटिश लिटरेचर की बात होगी, तो ब्रिटिश लिटरेचर में यही आथर रखे गए हैं, और इन्हीं के ही इंपॉर्टेंट वर्क्स रखे गए हर जगह। टीजीटी भी बगैर शेक्सपियर के नहीं चल रहा है, पीजीटी भी बगैर शेक्सपियर के नहीं चल रहा है, यूपीएचएससी भी बगैर शेक्सपियर के नहीं चल रहा है। संघ लोक सेवा आयोग में जहां पे मेंस में इंग्लिश रखा गया, वो भी बगैर शेक्सपियर और उनके वर्क के नहीं चल रहा है। तो यू फाइंड दीज थिंग, चासर का कैंटरबरी टेल्स भी कई जगह रखा गया है। जब आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करें, तो हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर में मतलब जब भी हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करें, तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में हमें केवल एक एस्पेक्ट पे बात नहीं करना कि केवल यही आथर, उनका एज, उनकी लाइफ और उनकी इंपॉर्टेंट वर्क, लेकिन वहां पर जो स्टडी होगा इंपॉर्टेंट वर्क का, वो सरफेस स्टडी होगा। यू कांट गो इन अ डिटेल्ड वे। वहां पे आपको कोई ऐसी किताब नहीं मिलेगी जहाँ पे बहुत डिटेल वे में बताई जाएगी। केवल एक किताब, डेविड डचेस को छोड़ करके, डेविड डचेस कुछ हद तक डिटेल में बताते हैं, या तो लीगविस और कैजामिया में मैंने देखा कि उन्होंने कुछ डिटेल में बताई हुई है, बाकी जितने लोग भी हैं वो डिटेल में आपको नहीं बताएंगे। वहां पे एक सरफेस स्टडी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए कि ये ट्रेजिडी है, ये tragedy है, ये इसमें हुआ। मेरी आवाज जा रही सबको? यस सर, आ रही है आवाज। ओके, ओके, ओके। सो आई वाज टेलिंग यू कि जब हम लोग इस पर बात कर रहे हैं, तो विच एस्पेक्ट वी हैव टू टेक, कौन कौन से एस्पेक्ट हमें कवर करना चाहिए। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है, जो अभी मैंने आपसे शेयर किया कि इसको लेकर के, ऐसे ही जब आप इसके बाद आप चलते हैं एलिजाबेथन एज जो 1558 से 1603 था, फिर उसके बाद आपका जैकोबियन एज आता है। उस जैकोबियन एज में अगर आप देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप पाते हैं जैकोबियन एज में कि जेम्स फर्स्ट का टाइम था, और उस जैकोबियन एज में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे बहुत बड़ा लिटरेचर में काम नहीं हुआ, लेकिन दो नाम यू डोंट हैव टू फॉरगेट, जॉन डन और बेन जॉनसन, जैकोबियन एज में। उनका अपना कॉन्ट्रीब्यूशन मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर आपका बेन जॉनसन को लेकर के। ऐसे ही जब आप और आगे बढ़ेंगे, अब जैसे यूपीएससी के सिलेबस में अगर देखा जाए, तो शेक्सपियर का ड्रामा,
कैंटरबरी टेल्स, जियोफ्रे चौसर का। और फिर उसके बाद जैसे भी मैंने बेन जॉनसन का नाम लिया, तो बेन जॉनसन का जो वर्क है कॉमेडी, दैट इज एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, यूपीएचईएससी में अपने यहाँ रखा गया है। इसी तरह से अगर आप जॉन डन को लेंगे तो उनकी कुछ पोएम्स रखी गई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो इंडिविजुअल पोएट या इंडिविजुअल ड्रामेटिस्ट के आवाज मेरी जा रही है? आ रही है सर, पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही है। अच्छा, ओके ओके। तो आई वाज टेलिंग यू कि जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि जो जो भी इम्पोर्टेंट जितना भी नाम लिया गया, ये सब आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सिलेबस में भी मिलेंगे। और सरफेस स्टडी एक किताब दो किताब से बहुत आराम से हो सकता है। और ये जर्नी आपको कहाँ पे लेके चलना है, ये जब उसके बाद अगर आप देखेंगे कि कैरोलिन एज आता है जो चार्ल्स फर्स्ट के नाम पे रखा गया। अब चार्ल्स फर्स्ट के समय में लिटरेचर में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लेकिन वहां पे पॉलिटिकल इशू बहुत ज्यादा रहा कि थिएटर को बैन कर दिया गया, प्रेस को सेंसरशिप कर दिया गया। उसके बाद जो है सिविल वार की शुरुआत हो गई, चार्ल्स फर्स्ट की हत्या कर दी जाती है। तो इस क्योटिक सिचुएशन में, हमड्रम में, ऐसी सिचुएशन में लिटरेचर का फ्लरिशिंग की उम्मीद करना बेईमानी होगी। लेकिन एक जरूर चीज है कि वहां पे एक बड़ी शख्सियत ने काम करना शुरू कर दिया था। वो कौन से थे? जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन का ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी 1629 में आया। पैराडाइज लास्ट है, पैराडाइज रिगेन्ड है, सैमसन एगनिस्ट है, एरियोपैजिटिका है, उनके सोनेट्स है, एल एलिग्रो था, आई एल पेंसिरोजो है। और उसके बाद उनकी अपनी एलिजी एडोनाइस, एडोनाइस जो उनकी एलिजी रही है। यू विल कम टू नो कि एडवर्ड किंग पर, अपने दोस्त पे, तो काम की कमी नहीं है, लेकिन हमें हमें एक माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि व्हाट वी हैव टू डू वहां पे। ऐसे ही आपका जॉन ड्राइडन के समय, ये जब जॉन ड्राइडन में खुद जॉन ड्राइडन का, उसके अलावा ड्रामा में हीरोइक ट्रेजिडी, और हीरोइक ट्रेजिडी के अलावा कॉमेडी ऑफ मैनर्स को आप देखते हैं। अलेक्जेंडर पोप में, कि अलेक्जेंडर पोप का खुद का कंट्रीब्यूशन, मॉक एपिक, हीरोइक कपलेट, पोर्टली मैनर, तमाम चीजें, स्ट्रिक्टनेस, नियो क्लासिकल एज का कॉन्सेप्ट। और उसी समय जो है सेंटिमेंटल कॉमेडी, एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी। उसी समय प्रोज में पीरियोडिकल ऐसे, सर रिचर्ड स्टील का, जोसेफ एडिशन का, इन सब का कंट्रीब्यूशन, कॉफी हाउस का, मैगजीन्स का, जर्नल्स का। मतलब अगर मैं थोड़ा थोड़ा आपको क्लू दे रहा हूँ तो आपको समझ सकते हैं कि कैसे इंग्लिश लिटरेचर का जर्नी शुरू हो रहा है, और कैसे मैं आपको पोस्ट मॉडर्न एज तक लेके चल रहा हूँ। फिर आपका क्या होता है, उसी में प्री रोमांटिक पोएट्स आते हैं, जेम्स थॉमसन है, थॉमस ग्रे है, ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड। फिर अगला एज ऑफ सेंसिबिलिटी है, जिसमें डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है, उनका सारा वर्क है। उसी में जोनाथन स्विफ्ट का, ओलिवर गोल्डस्मिथ वगैरह का कंट्रीब्यूशन आता है। इंग्लिश की पहली डिक्शनरी आती है। उसी समय जो है नॉवेल की भी शुरुआत हो जाती है, फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल आपको देखने को मिलता है। गॉथिक नॉवेल आ ही चुका था। फिर आपका रोमांटिक एज का आता है। रोमांटिक एज में सभी लोग जानते हैं, उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ है, जॉन कीट्स है, पीबी शेली है, कोलरिज है, रॉबर्ट सदे है, और तमाम माइनर पोएट्स रहे हैं। ड्रामा में कोई बड़ा काम नहीं हुआ था। ड्रामा में केवल जो है वर्ड्सवर्थ का द बॉर्डर्स आया हुआ है, प्रॉमिथस अनबाउंड पीबी शेली का आया हुआ था। प्रोज में काफी कुछ काम हुआ था। चार्ल्स लैम्ब को आप देखने को मिलेगा, थॉमस डिक्वेंसी देखने को मिलेगी, कॉलेज का बायोग्राफिया लिटरेरिया देखने को मिलेगा। इसी तरह से विक्टोरियन एज में आप पहुंचते हैं, डाउट, डिस्प्यूट, डिस्ट्रैक्शन का एज, ऑप्टिमिस्टिक पोएट, पिसिमिस्टिक पोएट, मेलियोरिस्टिक पोएट, जिसमें आपके जो है रिप्रेजेंटेटिव पोएट, अ पोएट हु कंप्रोमाइज बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, जिसमें आपके टेनिसन है, जिसमें आपके रॉबर्ट ब्राउनिंग है, ऑप्टिमिस्टिक है, पिसिमिस्टिक आपके अर्नोल्ड है। इसके अलावा आपके एक और हार्डी को आप देख सकते हैं। इसी समय रीजनल नॉवेल का कॉन्सेप्ट आता है, रियलिस्टिक नॉवेल का कॉन्सेप्ट है, जिसमें चार्ल्स डिकेंस है, जॉर्ज इलियट है। दीज नॉवेलिस्ट यू फाइंड, उनको उन सबको आप देखते हैं। सो what I want to tell you कि when you go with these things, या तमाम changes, तमाम movements, Oxford movement, Tractarian movement, then you come to the 1990s and some other movements you see, some other movements you find। तो इतना सारा जो तब्दीली है, ये हमें पता होना चाहिए किस एज में है, कहाँ पे है, कैसे हम क्या करें कि हमें वो चीज सीखने को मिले या जिससे हम उससे वाकिफ हो सके।
फिर उसके बाद एक एस्पेक्ट आता है मॉडर्न एज, जो मेरी नजर में काफी ब्रॉड है, कॉम्प्लेक्स भी है। ये मतलब डराने का मेरा मकसद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है यू ऑल कैन डू, आपसे बढ़ के कोई चीज नहीं है। मॉडर्न एज में सारे लोग जानते भी हैं कि बहुत सारा मूवमेंट हुआ था, बहुत सारे चेंजेस हुए थे, बहुत सारी इज्म आए हुए थे, नएवाद जिसको कहा जाता है, जिसमें निहिलिज्म है, सरियलिज्म है, एक्सप्रेशनिज्म, इम्प्रेशनिज्म, एब्सर्डिज्म, फ्यूचरिज्म, और आपका इस सब के अलावा मॉडर्निज्म था, सिंबोलिज्म था, इमेजिज्म था, और एक आपका एग्जिस्टेंशियलिज्म था, और सिनिसिज्म था। सो मेनी इज्म यू फाइंड इन मॉडर्न एज। और मॉडर्न एज को ये कहा जाता था रिवाइवल ऑफ पोइट्री एंड ड्रामा, वहां पर भी तमाम बदलाव देखने को मिलते हैं। मेरा एक ही चीज कहना है कि कोई भी एज अगर आप लेते हैं तो उसको आपको ये देखना है कि उसका ट्रेंड्स क्या था, मूवमेंट्स क्या था, क्या तब्दीली थी, क्या बदलाव आए थे, यह जो एज है अपने पहले वाले एज से कैसे भिन्न है, कैसे अलग है, इस पर आपको देखना चाहिए। दूसरा चीजें देखना चाहिए कि उस एज में पोइट्री की क्या कंडीशन है, ड्रामा की क्या कंडीशन है, नॉवेल की क्या कंडीशन है, और क्रिटिसिज्म की क्या कंडीशन है। अगर आप ये चार बातें ध्यान में रखते हैं तो बहुत आसानी से चीजें क्लियर कर लेंगे। क्वेश्चन शॉर्ट स्टोरी से नहीं पूछा जा रहा, क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कि उस एज के पोएट, ड्रामेटिस्ट, नॉवेलिस्ट और क्रिटिक्स। जब आप मॉडर्न एज की बात करते हैं तो पोइट्री के फील्ड में सारे लोगों को पता है कि जी एम हाफिज से शुरू होता है, उसके बाद आपके डब्ल्यू बी येट्स है, टी एस एलियट है, और उनका फिलिप लार्किन है, डब्ल्यू एच ऑर्डेन है, फिर एडवर्डियन पोएट, जॉर्जियन पोएट, फ्रेंच पोइट्री, पोइट्री बिटवीन टू वर्ल्ड वार, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से, लेफ्ट विंग पोएट से, तमाम सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह से ड्रामा के क्षेत्र में प्रॉब्लम प्ले या एंटी रोमांटिक कॉमेडी जो जीबी शाह और उनकी फॉलोअर्स ने किया था, ड्रामा ऑफ आइडियाज है, डिस्कशन प्ले है, हेनरी किप्सन का डाल्स हाउस का भी जिक्र किया जाता है। टीजीटी में तो एक पूरा राइटर ही जान कार्ल्सवर्दी रखे गए हैं वहां पर, और अपने यहाँ भी रखे गए यूपीएचईएससी में खुद जीबी शाह रखे गए हैं, खुद जान कार्ल्सवर्दी रखे गए हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे तो आपको ये पता हो जाएगा कि कौन से राइटर किस एज के हैं, उनका लिखने का क्या तरीका था। तो जो उनका स्पेसिफिक वर्क है उसमें लगभग वैसे ही चीजें आपको देखने को मिलेंगी, वही हालात देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इफ यू गो विद एक और पोर्शन है जिसे हमें मुझे लगता है कि बात करना चाहिए, वो नॉवेल का रहा मॉडर्न एज में। मॉडर्न एज के नॉवेल में साइकोलॉजिकल नॉवेल रहा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक रही है, और हेनरी जेम्स से शुरू होता है, और जेम्स जॉयस है, वर्जीनिया वुल्फ है। इसके अलावा एक अलग तरह का नावल ई एम फॉस्टर ने लिखा, एक अलग तरह का नावल डी एच लॉरेंस का रहा है। एच जी वेल्स का भी आता है टाइम मशीन। फिर एक दौर आता है साइंस फिक्शन का, एक दौर आता है आप कह सकते हैं कि जिसमें कैंपस नावल की बात डेविड लॉज वगैरह करते हैं। फिर एक और दौर चलता है जिसमें साइबॉर्ग है, साइबर पंक है, साइंस फिक्शन का ही हिस्सा था। डिटेक्टिव फिक्शन आता है। मैं पूरा मतलब पोस्ट मॉडर्न एज तक लेके चला गया हूँ, आपको बात कर रहा हूँ। तो ऐसी क्रिटिसिज्म में अगर आप देखेंगे तो क्रिटिसिज्म में एक बड़ा नाम आई ए रिचर्ड्स है, टी एस एलियट है, और एफ आर लिविस रहे हैं। न्यू क्रिटिसिज्म के अलावा रसन फॉर्मेलिज्म, ये सब मॉडर्न एज में। मार्क्सिज्म की शुरुआत तो यहीं से हो जाती है, विक्टोरियन इरा से हो जाती है। लेकिन कुल मिला के एक प्लान बनाना पड़ेगा, उस प्लान के तहत ये चीजें होगा। बहुत सारी चीजें आपको खुद से भी करना है, बहुत सारी चीजें में गाइड किया जा रहा को करना होगा। सो व्हेन यू गो दीस पॉइंट्स यू टू टेक, आपके सारे पॉइंट्स को, आपको सारी चीजों को आपको कवर करना है, या इस सारी चीजों को आपको लेना है। व्हाट टेल यू, व्हेनेवर यू गो व्हेनेवर यू गो या व्हेनेवर यू कम, तो वो सारी की सारी चीजें हमें क्या करना है, हमें हमें उसमें जो है चीजें रखना चाहिए या चीजें करना चाहिए। मेरा मेरा एक ही मतलब है कि एक एक पूरा एक स्ट्रेटेजी, एक पूरा प्लानिंग करके, एक पूरी पूरी चीजें करके उसमें जो है हमें करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि व्हेन यू टॉक अबाउट अनदर एस्पेक्ट ऑफ यूजीसी नेट, दैट इज व्हाट, दैट इज लिटरेरी थियरी एंड क्रिटिसिज्म। इन लिटरेरी थियरी और क्रिटिसिज्म जो मोस्ट प्रोबेबली द पीपल से कि काफी कॉम्प्लेक्स है, इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, आसान नहीं है समझना, या चीजों को हम समझ नहीं सकते हैं, या इतना आसान नहीं है। नहीं, नो, नॉट एट ऑल, यू कैन अंडरस्टैंड। लेकिन उसको आपको दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। वो जो दो हिस्सा होगा,
वो दो हिस्सा क्या होगा, एक हिस्सा ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म का जहां से क्वेश्चन कम आता है, एक हिस्सा आपका ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म का होगा, उसमें से क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन जानना जरूरी है। जैसे ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म, प्लेटो नहीं है फिर भी प्लेटो पे बात करनी चाहिए, अरिस्टोटल है और फिर भी अरिस्टोटल पे बात करना चाहिए, लेकिन उस एस्पेक्ट पे ट्रेजिडी से रिलेटेड है, जिसमें सर कॉन्सेप्ट ऑफ उनका ह्यूब्रिस है, थ्री यूनिटीज का है। आवाज नहीं जा रही है? सर अभी कट जा रही थी बीच बीच में, बंद हो जा रही ओके थी ओके, आवाज। अब जा रही है आवाज मेरी? यस सर, यस सर। तो मैं ये बता रहा था कि अगर आप क्रिटिसिज्म पे बात करते हैं तो क्रिटिसिज्म पे आपको क्या करना है कि उस एस्पेक्ट को लेना है जिस एस्पेक्ट में अरिस्टोटल ड्रामा पे बात करते हैं, ड्रामा की थियरी पर बात करते हैं। जब वो ड्रामा और ड्रामा की थियरी पे बात करते हैं तो उसमें पेरिपिटिया है, ह्यूब्रिस है, कैथारसिस है और थ्री यूनिटीज है, और इसके अलावा जो है आप कह सकते हैं कि रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून है, वो बात करते हैं, और ट्रेजिक हीरो का कॉन्सेप्ट है। ट्रेजिक हीरो के अलावा पोइटिक लैंग्वेज का, ट्रेजिक एक्शन का, उस पर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। ऐसे ही जो है लॉन्जाइनस है, एक क्रिटिक है जो कभी कुछ जगहों पे है कुछ जगहों पे नहीं है। उसके अलावा जब आप इन दो मतलब जो ग्रीक थियरिस्ट हैं उनको लेकर के अगर आप बात करते हैं तो उसके बाद अगर आप आते हैं तो ब्रिटिशर में जो भी बात शुरू होती है, अगर देखा जाए तो सर फिलिप सिडनी उन्होंने कुछ किया था, उनको भी लेके थोड़ा बहुत बात करना पड़ेगा। फिर आपका सर फिलिप सिडनी के अलावा कुछ लोग बेन जॉनसन को भी लेके बात करते हैं, लेकिन रियल में इंग्लिश क्रिटिसिज्म जॉन ड्राइडन से शुरू होता है। उन्होंने शेक्सपियर के ऊपर लिखा, शेक्सपियर को एडमायर किए। जॉन के बाद जो है आपका इनका आता है जॉन ड्राइडन के बाद अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के अलावा वर्ड्सवर्थ का पोएटिक डिक्शन है, कॉलेज का बायोग्राफिया लिटरेरिया है, और मैथ्यू अर्नोल्ड का आपका जो एसेज इन क्रिटिसिज्म है, कल्चर एंड एनार्की है, टीएस एलियट का ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट है, और मेटाफिजिकल पोएट्स है, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम है, और सैक्रेडूड उनका कलेक्शन ऑफ वर्क है, यूज ऑफ पोइट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म है। ऐसे ही आइए रिचर्ड्स का है, आइए रिचर्ड्स का प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है, और साइंस एंड पोइट्री है, और इधर एफ आर लिविस का न्यू बियरिंग्स इन इंग्लिश पोइट्री, और फिर आगे चल करके वही प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म, रसन फॉर्मलिज्म, फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म, आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म, कोलोनियलिज्म, पोस्ट कोलोनियलिज्म, साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म, क्वियर थियरी, जेंडर स्टडीज, इको क्रिटिसिज्म, और उसके बाद साइबर फेमिनिज्म, इस्लामिक फेमिनिज्म, दलित फेमिनिज्म, मतलब फेमिनिज्म के भी बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा। तो इतना सारा इज्म है, इतना सारा क्रिटिसिज्म है कि यू हैव टू डू, मतलब काफी कुछ करना अगर देखा जाए। और जो यूजीसी नेट की जब बात होती है, जो उसको निकालते हैं, तो मैं नहीं कहता कि हर आदमी जो नहीं निकाला वो भी स्कॉलर, वो भी ब्रिलियंट है, जो निकाल लिया वो भी, ऐसा नहीं उसके कोई अलग से जो सींग निकल आई है या इस तरह का, नो नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा एक प्रयास करना है, और मुझे लगता है कि आने वाला जो समय है वो रिक्रूटमेंट में वही उसी को इंटरटेन किया जाएगा जिसकी पीएचडी और जिसका नेट दोनों चीजें होंगी। अभी तो 2 साल चल जाएगा, लेकिन यूजीसी रेगुलेशन जो 2018 आया हुआ था, और जब उसके पहले प्रकाश जावड़ेकर जी शिक्षा मंत्री थे केंद्र सरकार में, उन्हीं के समय आया था कि जुलाई 2021 से पीएचडी मैंडेटरी है, जुलाई 2021 से, लेकिन कोविड 19 की वजह से 2 साल का रिलैक्सेशन दे दिया गया है। तो अब इस रिलैक्सेशन में पीएचडी तो कंपलसरी होगा ही, लेकिन पीएचडी के साथ साथ अगर किसी को पीएचडी और ऐसा कैंडिडेट मिलता है जो यूजीसी नेट दोनों क्लियर करता है, अगर दोनों उसको मिल जाता है तो पहली प्रीफरेंस उसको होगी, अगर फेयर होगा तो। मैं मतलब आयोग में तो सब कुछ लगभग फेयर है, क्योंकि रिटेन एग्जामिनेशन होता है उसमें नंबर ऐड किया जाता है, लेकिन जहाँ केवल इंटरव्यू है या ओपन इंटरव्यू है वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। अब तो यूनिवर्सिटीज में भी ये कह दिया गया, मेन कैंपस में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर जो है एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि आपको पीएचडी होना है, यूजीसी नेट क्लियर करना है, और पीएचडी तो मैंडेटरी करने जा रहे हैं, प्लस रिटेन टेस्ट होगा। उस रिटेन टेस्ट को क्वालिफाइंग होगा, रिटेन टेस्ट होगा उसमें जो है। उसके अलावा आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे जानकारी होना चाहिए, प्लस ऑनलाइन जो फ्लिप्ड क्लासरूम है, ब्लेंडेड क्लासरूम है, इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्लासरूम में नई नई टेक्नोलॉजीज क्या क्या यूज हो रही है, एजुकेशन 4.0 की जानकारी होना चाहिए।
और समथिंग आप इस तरह से कह स्वयं जो कोर्सेज चल रहे हैं उसमें क्या क्या है, कैसे कैसे है, गवर्नमेंट के और क्या क्या प्लानिंग है कोर्सेज को लेकर के, उस सब के बारे में भी मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर से बहुत उम्मीद की जा रही जो नए आने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको अवेक करा रहा हूँ, ऐसा नहीं, मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि इस तरह की चीजें बताना या किसी तरह का फियर पैदा करना, नो नॉट एट ऑल। मेरा हमेशा ही विश्वास है यू कैन डू, आपके आपसे बढ़ के कोई नहीं, आपसे बड़ा कोई नहीं, यू कैन डू इट वेरी वेल। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब आपने इसको कर लिया और मीन्स लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म की बात हमने कर ली और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात कर ली, तो एक बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है। वह पोर्शन ये होता है कि क्या पढ़ा जाए, टेक्स्ट में क्या पढ़ा जाए और क्या ना पढ़ा जाए। क्योंकि जो क्वेश्चन है वो टेक्स्ट ओरिएंटेड है, क्वेश्चन केवल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से और वैसे नहीं होगा, बल्कि ये चीज होगा कि शेक्सपियर का अगर रखा गया तो शेक्सपियर के कुछ वर्क से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें से वही वही टेक्स्ट आपको पढ़ना चाहिए जो टेक्स्ट यूजी या पीजी सिलेबस में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की कोर्सेज में हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज किसी को भी अपना आइडियल मान लीजिए, बीएचयू को भी मान सकते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को भी मान सकते हैं, जेएनयू को भी मान सकते हैं, डीयू को भी मान सकते हैं, आप जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी अपना मान सकते हैं। इन सब का सिलेबस जो यूजी में है, जो जो पीजी में है, अगर आप निकाल लीजिए कि इनका सिलेबस क्या है और उस सिलेबस में जो टेक्स्ट है उन सारे टेक्स्ट को हर राइटर के, वो जो भी है, चाहे वो कनाडियन हो, चाहे वो अफ्रीकन हो, चाहे वो न्यू लिटरेचर में हो, कानपुर यूनिवर्सिटी से इंदु मैडम जुड़ी हुई है, इंदु मैडम को पता है कानपुर यूनिवर्सिटी में न्यू लिटरेचर का कोर्स काफी ठीक ठाक है मेरी अपनी नजर में। वहां पे अभी थर्ड ईयर का कोर्स इसी साल चेंज हुआ है, काफी ठीक ठाक है, मैंने देखा है। पहले भी उसमें कुछ ऐड किया गया था, वहां की चीजों को भी लिया जा सकता है, वहां से कई क्वेश्चंस आए हुए हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी जब से सेमेस्टर वाइज चला है और जब से जो है क्या कहते हैं कि बीए में भी सेमेस्टर हुआ है, तब से बहुत सारे कोर्सेज में चेंजेस आए हुए हैं, उसको भी आप निकाल के देख सकते हैं। तो अगर कभी आपके मन में ये आए कि हम शेक्सपियर के कौन से वर्क को पढ़ें, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि शेक्सपियर के आप उस वर्क को जरूर पढ़िए जो यूजी या पीजी, शेक्सपियर ही नहीं कोई भी राइटर, चाहे पोएट हो, चाहे ड्रामेटिस्ट हो, चाहे नॉवेलिस्ट हो, उसके जो भी वर्क यूजी या पीजी में रखे गए हैं उन्हीं को आपको पढ़ना है। कारण क्वेश्चन वहीं से बनेगा और जो क्वेश्चन सेट करने वाले होते हैं वो इन्हीं यूनिवर्सिटीज के लोग होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपको ये मान के चलना चाहिए कि यूजीसी नेट का पेपर जो सेट होगा वो बड़ी यूनिवर्सिटीज के लोग सेट करेंगे। द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट गिवन टू एनी पर्सन हु इज इन डिग्री कॉलेज और एनी वेयर, वहां से नहीं होगा, इन्हीं बड़ी जगह से इनके सिलेबस को आपको टच करना चाहिए। तो ये एक आपका, बहुत सारे लोगों का मेरे पास कॉल आता है कि उसमें हम स्पेसिफिक क्या हो, क्योंकि उसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं है, तो उसके स्पेसिफिक करने का कोई तरीका नहीं, इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता है। आप बीएचयू का सिलेबस निकाल लीजिए, आप जो है डीयू का सिलेबस निकाल लीजिए, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सिलेबस निकाल लीजिए, आप जो है अपना यूपीएचईएससी का सिलेबस ले लीजिए, आप अपना जो है क्या कहते हैं टीजीटी का सिलेबस ले लीजिए, पीजीटी का सिलेबस ले लीजिए, एलटी का ले लीजिए, जीआईसी का ले लीजिए, जिस भी राइटर का स्पेसिफिक वहां पर हो वो आप पढ़ डालिए, उससे बाहर चीजें नहीं आएगी। आप इसीलिए मैंने बता दिया, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि कनाडियन में क्या पढ़ा जाए, अफ्रीकन में क्या पढ़ा जाए और न्यू लिटरेचर में क्या पढ़ा जाए, ये आपको कोई बात करने की, जो भी कनाडियन राइटर्स वहां पे हैं उनको, जो भी अफ्रीकन राइटर्स वहां पर हैं उनको, और इसके अलावा ये तो हमें पता है कि ना हर साल नोबेल प्राइज मिलता है, हर साल बुकर प्राइज मिलता है। अगर अब्दुल रज्जाक को मिला है तो अब्दुल रज्जाक के जो भी वर्क होंगे एक दो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उसके बारे में तो हमें जानना पड़ेगा ना। नोबेल प्राइज जो मिला है उसके बारे में जानना पड़ेगा ना। साहित्य अकेडमी अगर इंडिया के किसी राइटर को मिलता है तो उसके वर्क के बारे में कुछ तो जानना पड़ेगा ना, ये एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। और इस एफर्ट के लिए हमें ऑनलाइन जो मटेरियल्स है उसको लेकर के बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। हमें काफी कुछ आज की जो एक धीरू भाई अंबानी का स्लोगन था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो जो मोबाइल है जो है ये क्या है, अनडाउटली इट्स इन योर फिस्ट, इट्स इन योर फिस्ट एंड यू फाइंड द होल वर्ल्ड इज वेयर, द होल वर्ल्ड इज इनसाइड द मोबाइल। वट एवर द इंफॉर्मेशन यू वांट टू गेट, वट एवर द थिंग्स यू वांट टू गेट, दैट इज अवेलेबल देयर। मुझे लगता है टीचर का रोल आने वाले समय में इतना रह जाएगा कि वह उस चीज को बहुत सिंपल वे में बताएगा। टीचर का रोल यही इतना रह जाएगा कि ही विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे, इन अ वेरी सिंपल मैनर। अदरवाइज यू फाइंड ईच एंड एवरीथिंग इज स्टोर्ड इनसाइड द मोबाइल। वो सब कुछ वहां पर है, वहां पे आपको मिल रहा है।
तो आपको बहुत सारी चीजें सेल्फ लर्निंग की भावना डेवलप करनी होगी। चाहे इंदु मैडम हो, चाहे रमा जी हो, चाहे वंदना जी हो, मैं इन लोगों से बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको कुछ भी हो जाए, लेकिन यूजीसी नेट का फॉर्म जरूर भरना चाहिए। आपका वो जो प्रिपरेशन है, वो प्रिपरेशन हर जगह हेल्पफुल होगा। अभी तो नवंबर तक आपका एग्जामिनेशन है, आप इस डायरेक्शन में काम करिए, लेकिन नवंबर के बाद आपको दो तीन चीजों पे ध्यान रखना है। एक तो जॉब ओरिएंटेड जो चीजें आए उस पर आपको अप्लाई करना है। जॉब ओरिएंटेड के अलावा जो है, अगर आपको और कहीं पर अप्लाई करना है तो वह कौन सी चीज है? ओनली वन थिंग, यूजीसी नेट। जॉब में टीजीटी पीजीटी जिसके लिए भी आप एलिजिबल हो, उसके अलावा यूजीसी नेट को आपको जरूर वो करना चाहिए। उससे आपकी स्टडी में हमेशा फ्रेशनेस बना रहेगा, हमेशा फ्रेशनेस बना रहेगा। एग्जामिनेशन का एक प्रेशर होगा, एक चीजें होगी, आप ऑलवेज यू विल शो इंटरेस्ट दैट आई हैव टू डू। अब उसके बाद जो है, इस पे बात करने की जरूरत नहीं कि कनाडियन में क्या पढ़ना है, अफ्रीकन में क्या पढ़ना है, ऑस्ट्रेलियन में क्या पढ़ना है, न्यूजीलैंड का कौन सा पढ़ना है, या और क्या मैंने बता दिया। इसमें वही आपको पढ़ना है जो किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में, ये सारे राइटर्स वहां पर है। ये सारे राइटर्स वहां पे ऑप्शनल पेपर के रूप में मौजूद है। ऑप्शनल पेपर की कि विच पेपर वुड यू लाइक टू चूज, इंडिया राइटिंग इन इंग्लिश, या क्या क्या चीजें। हाँ, एक चीज मैं जरूर जोड़ूंगा कि आज के समय क्वेश्चंस कुछ आ रहे हैं, और अभी वो चीजें नई है। क्वियर थियरी पर, एलजीबीटी क्यू जो लिटरेचर है, इस पर अब थोड़ा सा चीजें बढ़ रही हैं, इस पर भी आपको बात करना पड़ेगा। ये जो एस्पेक्ट है एलजीबीटी क्यू, क्वियर थियरी, इस पोर्शन को भी लेकर के आपको बात करनी पड़ेगी। देन यू विल बी एबल टू डू दैट थिंग। तो what you have to do in history of English literature, what you have to do in literary theory and criticism, what you have to do in Canadian, ये तो मैं एक जनरल बातें कर रहा हूँ। बाकी तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि यूपीएससी में सब स्पेसिफिक है, मोस्ट प्रोबेबली सब स्पेसिफिक है। और एक पोर्शन पे जो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, फोनोटिक्स, मार्फोलॉजी, लिंग्विस्टिक जिसको आप कह सकते हैं, लिंग्विस्टिक का जो पोर्शन है, वो पोर्शन जो है आ, वो मेरा फील्ड नहीं रहा है। ऑनेस्टली आई वुड लाइक टू टेल यू कि दैट्स नॉट माय फील्ड। मैं उसमें कुछ हद तक हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन वो जो पोर्शन है, अगर आपका स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म सही से कवर हो जाता है, तो बहुत सारी चीजें वहां से आ जाती है। वही क्रिटिक्स ही, वही के लोगों ने ही फोनेटिक्स का, मार्फोलॉजी का, लिंग्विस्टिक का, अप्लाइड जो इंग्लिश है उसका, उन्होंने उसका शुरुआत किया था। लेकिन उससे, उसके लिए अगर आपको और बेहतर तैयारी करना है, कुछ चीजें हैं, तो उसके तमाम कोर्सेज चल रहे हैं, और उससे रिलेटेड मैं आपको एक दो लिंक भेजूंगा जो स्वयं पर अवेलेबल है। अब आप ये समझिए कि मेरी मैं तो करीब अराउंड 41 का मैं हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी अभी मैं उसमें स्वयं पे एक कोर्स था एकेडमिक राइटिंग को लेकर के, मैं उसको बाकायदा भरा, पढ़ा, और गया, अपियर हुआ। उसका एग्जामिनेशन वैसे ही होता है जैसे यूजीसी नेट का होता है। ऑल ओवर इंडिया 6,500 लोग उस कोर्स में रजिस्टर्ड थे, और गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने उसको चलाया था। और उसका बाकायदा क्विज, इंटरनल भी था और प्रॉक्टर्ड एग्जाम भी था, दोनों था। और ईश्वर की कृपा से 78% आई स्कोर, तो आई बिकेम वेरी हैप्पी कि ठीक है, मतलब इस उम्र में भी अगर आदमी कुछ कर रहा है, प्रयास कर रहा है, तो या तो हमें टीचर नहीं बनना था। जब टीचर का मतलब कि टिल लाइफ यू हैव टू रीड। और एक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखिए कि यू डोंट नो एनीथिंग, यू नो समथिंग, एंड यू आर ट्राइंग टू नो समथिंग, जिसको आप कह सकते हैं कि अनलर्न, लर्न, रीलर्न। हमें कुछ नहीं अनलर्न, हमें हमने कुछ नहीं सीखा, लेकिन हमने क्या किया, लर्न, सीखने का प्रयास किया, और फिर से रीलर्निंग कर रहे हैं। इफ यू फॉलो दिस मंत्रा, यू विल बी हैप्पी इन योर लाइफ, एंड डोंट बी पजल्ड, डोंट बी embarrassed. Always remember that कि इफ यू आर इन दिस प्रोफेशन, अनडाउटेडली दैट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन। कुछ लोगों ने उसको थोड़ा सा अलग दिशा में लेके चले गए, पॉलिटिक्स से टीचर जुड़ गए, बहुत कुछ उम्मीद करने लगे, ये सब चीजें सोसाइटी में भी उन्हीं लोगों की वैल्यू होने लगी जिनको लाल बत्ती आगे पीछे, या इस तरह का चीजें। अदरवाइज इट वाज अ वेरी नोबल प्रोफेशन। ऐसा दुनिया में कोई चीज नहीं है जो आपकी लैब से ना निकलता हो। डॉक्टर्स भी, इंजीनियर्स भी, आईएएस भी, पीसीएस भी, सब कुछ आपकी लैब से निकलते हैं। उनको भी किसी टीचर ने ही ट्रेंड किया था। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हमें वो करने, अगर हम, अभी तक तो मैं उस फील्ड में उतना नहीं था, लेकिन
अब स्वयं और जो मूक कोर्सेज है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, उसको कई जगह से मेरी बात चल रही, मैं खुद उसको क्रिएट करना चाहता हूँ। तो आने वाले समय में आपको इससे रिलेटेड, खास करके लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, मार्फोलॉजी से रिलेटेड, अगर इस तरह की कुछ कोर्सेज मैं पाता हूँ और उसका लिंक मैं शेयर करता हूँ, तो उस पर आप रजिस्टर जरूर कराइए। कुछ नहीं करना है, आपको पर डे आधा घंटा देना, उससे ज्यादा नहीं दे करना है। आधा घंटे जो भी वीडियो है सुनना है उसकी क्विज को, एंड यू विल बी एबल कि बहुत अच्छा है, काफी अच्छे अच्छे कोर्सेज आ रहे हैं यहाँ पर। तो एक सेक्शन आपका वहां से बहुत अच्छा कवर हो जाएगा। दूसरा चीज ये आता है कि अगर हम और बात करें तो बहुत कुछ है। एक पोर्शन जो है जो लिटरेरी टर्म्स का है, लिटरेरी टर्म्स में और जगहों पर भी मैंने कराया था, मैं उसको और भी कराऊंगा। खासकर मेरा ये टारगेट है कि मैं पूरी एमएच एब्राम्स पूरा पीडीएफ फाइल शेयर करके, एक एक पेज उसका पीडीएफ फाइल शेयर करके मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूं उसको। तो इस प्लेटफॉर्म पे संभव नहीं कि 20-22 दिन में। मैं आने आने वाले समय में इसके बाद का भी मैं प्लान बना रहा हूँ कि अगर आने वाले इसके बाद भी हम लोग जो, ऐसा नहीं कि वी आर गोइंग टू लीव दैट सेशन या वी विल नॉट बी देयर। हम लोग यहाँ पर है, ईश्वर करे इसमें जो लोग भी जुड़े हैं, वैभव भाई है, इंदू मैडम है, रमा जी है, या जिन लोगों ने भी यूपीएससी के लिए अप्लाई किया दे, उनका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि दे आर वेरी डायनेमिक स्कॉलर्स। तो लेकिन अगर उसके बावजूद भी स्टडी तो स्टडी है, हम कहीं पे भी सिलेक्ट हो जाए, लेकिन अपने अंदर शाइनिंग लाना है, अपने अंदर जो है ब्राइटनेस को लाना है, तो हमें चीजों को करना चाहिए उस हिसाब से। तो ये मेरे जो है, आप कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा मंत्रा था कि फॉर एनी एग्जामिनेशन व्हाट वी हैव टू डू, स्पेशली यूजीसी नेट को लेकर या कोई भी और एग्जामिनेशन में अगर हम अपियर हो रहे हैं, तो व्हाट टाइप ऑफ प्लानिंग वी हैव टू मेक, व्हाट वी हैव टू डू, इतना सारी चीजें हमें करना था। तो किसी का कोई अगर क्वेरी हो तो वो जो है वो कर सकता है, पूछ सकता है, क्योंकि मैं इस सेशन बंद करके फिर से मैं आपसे ज्वाइन हूँ। इस सेशन को अभी बंद करके फिर से मैं मेन क्लास के लिए ज्वाइन करूँ। इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेरी हो या कोई कुछ कहना चाहता है।